तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इसमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि ये जो चैप्टर है आपका मोस्टली स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ लगता है। ठीक है, तो वो टफ क्यों लगता है, टफ लगने के भी आपके कई रीजन्स हैं। तो क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप सभी को ये टफ लगता है। तो जो आपकी फैक्टर्स हैं बच्चों, वो सबसे बड़ा फैक्टर आपका ये है कि आपको इमेजिनेशन की प्रॉब्लम रहती है। इमेजिनेशन मतलब किसी की भी कल्पना। तो जैसे कि हम फिगर्स जो ड्रॉ करते हैं तो फिगर्स का इमेजिनेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो फिगर्स का ड्रॉ करने का इमेजिनेशन या कल्पना करना हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये कल्पना नहीं कर पाते हम तो हमारे लिए आगे के लिए प्रॉब्लम रहती है। ठीक, क्योंकि हम जब क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट क्या करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने के लिए हमें उसको इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, और सेकंड थिंग इज हमारी वेक्टर अलजेब्रा की प्रॉब्लम होती है। यानी आपको वेक्टर अलजेब्रा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। यानी जो चैप्टर 10 है आपका, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि आप सोचते हैं कि वो जो चैप्टर 10 है वो चैप्टर 11 से को रिलेट नहीं कर पा रहा है, तो बहुत से बच्चे उसको जंप कर जाते हैं, यानी छोड़ देते हैं। तो अगर हम छोड़ देंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें सीखनी होती है वहाँ पर, वो हम सीख नहीं पाते हैं। और जब सीख नहीं पाएंगे तो उनका अगर यूज़ आपके चैप्टर 11 में हुआ तो हम चैप्टर 11 में भी अपने आप को कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम में फेस करेंगे। ठीक है, और तीसरी बात है बच्चों कि ज्योमेट्री की प्रॉब्लम रहती है। यानी हम जो ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं, फिगर्स ड्रॉ करते हैं, उनमें भी हमें प्रॉब्लम रहती है कि बहुत से बच्चों को फिगर्स ड्रॉ करना नहीं आ पाते कि लाइन कहाँ से पास होगी, कि ओरिजिन कहाँ पर होता है। ठीक है, और अगर मिड पॉइंट है तो कहाँ पर ड्रॉ करें, तो इस तरीके की भी प्रॉब्लम आती रहती है। और एक सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है आपकी कि आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते। जैसे कि अभी ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, आपको समझ में आ जाएगा, फॉर्मूले आप पढ़ लेंगे और याद भी कर लेंगे, क्वेश्चंस भी लग जाएंगे, सब कुछ लग जाएंगे। और वो लगने के बाद आपकी कॉपी हो गई बंद। आई बात समझ में? जब कॉपी बंद हो गई तो आपके दिमाग में क्या था कि हमने अपना चैप्टर 11 कंप्लीट कर लिया है और हमें सब कुछ आता है, और ऐसे ऐसे 2-4 दिन गुजरेंगे, कोई बात नहीं, हमें आता है। अब जब 5वें 6वें दिन टीचर ने कुछ पूछा या आपके किसी साथी ने कुछ पूछा तो हमारे माइंड से वो स्लिप होना चालू हो जाता है। यानी हमें कुछ आधी चीज़ें रह जाती हैं, 2-4 दिन और गुजरे तो फिर और आधी रह जाएंगी। तो हमें प्रॉपर प्रैक्टिस यानी रेगुलर हमें प्रॉपर प्रैक्टिस करनी चाहिए। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो सबसे पहले ये जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप इस चैप्टर की रेगुलर प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करके चल रहे हैं तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई बात समझ में कि नहीं आई? और दूसरा नंबर, जब आपके क्वेश्चन आपका इंट्रोडक्शन पार्ट चलेगा भी तो ये फिर एक्सरसाइज चलेगी। तो जब आपका इंट्रोडक्शन पार्ट आपको कराया जा रहा है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत सी चीज़ें समझ में आती हैं, बहुत सी नहीं आती हैं। तो वो चीज़ें जब भी समझ में आएंगी जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहेंगे, तभी आपकी सब चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, तो दूसरी नंबर बात यह है कि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आपको क्वेश्चन और डेप्थ में समझ सकते हो। समझ में आ रही है? क्वेश्चंस को आप और गहराई के साथ समझ सकते हो। ऐसे नहीं कि मान लिया कि हमने फॉर्मूला लगा दिया और फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन निकल आया, सॉल्व हो गया अपना, बस कहानी खत्म हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप क्वेश्चंस को रेगुलर प्रैक्टिस में रखोगे तो उसमें आपको हो सकता है कुछ और चीज़ें मिल जाएं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, वो चीज़ें और भी गहराई के साथ मिल जाएं। तो हमें प्रॉपर प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? और दूसरे नंबर, आप जब भी प्रैक्टिस करने बैठे, ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को पहले खुद लगाएं। आई बात समझ में कि नहीं आई? पहले क्वेश्चंस को आप खुद लगाएं, उसके बाद में आप ये पीडीएफ चालू करके इसमें भी देख सकते हैं। अगर आपका मेथड जो है सही है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत मेरे मेथड से या आपके मेथड में वेरिएशन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है।
वो होता है, इस तरीके की वेरिएशंस आ जाती हैं। तो लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम, ऐसा नहीं है कि वीडियो हम प्ले कर लें फिर क्वेश्चन लगाएं, नहीं, पहले आप क्वेश्चन लगाइए फिर वीडियो को प्ले कीजिए, जिससे कि आपको समझ रही क्वेश्चन की। अगर हम क्वेश्चन खुद पहले अटेम्प्ट करते हैं तो क्वेश्चन की समझ रहती है, हमें क्वेश्चन की समझ रहती है कि हाँ इस क्वेश्चन में ये चीजें पूछी गई हैं। और अगर हम पहले ही वीडियो प्ले करके देख लेंगे कि तो फिर क्या होगा हमारे माइंड में कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे होगा, ऐसे कर दिया, बस कहानी खत्म हो गई। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले खुद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, तब आप आगे की तरफ बढ़ोगे। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, एक रेखा की दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक था वो था एक रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। तो जो आपके डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं बच्चों क्या है कि ये आपका एक 3D प्लेन है एक्स वाई जेड। ठीक है, और ये मैंने एक कीवर्ड बना दिया है, ये आपका ओरिजिन है। ठीक, ओरिजिन से यहाँ एक बिंदु P है, OP। ठीक है, तो बात करते हैं हम डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है। देखिए ये जो आपकी ओपी लाइन जो है, समझ में आ रही है, ओपी लाइन जो है आपकी, जो हमारे एक्सेस है यानी अक्ष है, इनकी पॉजिटिव डायरेक्शन से, पॉजिटिव मतलब धनात्मक दिशा से जो भी कोण बनाती है, ठीक है, धनात्मक दिशा से जो कोण बनाती है हम उन कोणों को या उन एंगल्स को डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम इन डायरेक्शन एंगल्स के कोसाइन ले लें तो वो हमारे बन जाते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी एक लाइन है ओपी जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, मेरी आपकी एक ओपी लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, और ये लाइन हमारी जो एक्स एक्सिस है एक्स वाई जेड, इन तीनों अक्षों की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाती है, जैसे ये यहाँ एक्स एक्सिस इसके साथ अल्फा कोण बना रहा है, वाई एक्सिस बीटा और जेड एक्सिस गामा। तो ये तीनों अक्ष इनकी पॉजिटिव डायरेक्शन से ये जो कोण बनाए हैं अल्फा बीटा गामा, इनको हम डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? डायरेक्शन एंगल्स। और अगर इन एंगल्स का हमने कोसाइन ले लिया तो वो डायरेक्शन कोसाइन बन जाएंगे। ठीक है, क्या बन जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइन। आई बात समझ में? डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे डायरेक्शन कोसाइन, ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन होंगे। हम इन्हीं को दिक् कोसाइन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? हम दिक् कोसाइन बोलते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। नहीं सॉरी, अब हम बात करते हैं कि वेक्टर फॉर्मेट में आपके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे और एक लाइन के वेक्टर। अब हम बात करते हैं एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे और एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं पहले हम डायरेक्शन कोसाइन किसके? एक वेक्टर। ठीक, वेक्टर के डायरेक्शन।
ठीक है। तो बच्चों कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, अगर उसके डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बात कर रहे हैं तो उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन होंगे आपके एल एम एन, एल एम एन। तो किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन क्या हुए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनको एल एम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब आपको एक चीज और बता दें कि आपके किसी भी वेक्टर के केवल सिर्फ और सिर्फ 3 ही डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। उसका रीजन ये होता है बच्चों कि हमारा जो वेक्टर होता है उसमें एक डायरेक्शन होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होती है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बात करता है। किसमें? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बात करता है। तो इसलिए जो हमारे वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन होंगे सिर्फ और सिर्फ 3 होंगे, एल एम एन, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। और अगर हम बात करें एक लाइन के बारे में, एक लाइन के बारे में बात करें तो एक लाइन के लिए इन 3D में आपके जो डायरेक्शन कोसाइन बनेंगे वो सेट में बनेंगे। किसमें बनेंगे? सेट में बनेंगे। किस तरीके से बनेंगे वो बता रहे हैं। उसका रीजन ये है बच्चों, जैसे कि हमारी लाइन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? लाइन की। अब एक लाइन जो होती है उसमें कोई भी आपका क्या नहीं होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन एक डायरेक्शन नहीं होती। तो जो लाइन है आपकी ओपी, ये आपकी इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन से इनके अल्फा बीटा गामा एंगल बने हुए हैं तो क्या होगा कि अगर ये लाइन इधर की तरफ जाएगी, जैसे आपका ये है, ठीक है, ये समझिए इस तरीके से है आपका ये एक्स एक्सिस और ये आपका ओरिजिन और ये आपकी लाइन है, ये यहां से अल्फा कोण बना रही है। और अगर इसको इधर की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये कितना एंगल बनाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में? पाई माइनस अल्फा। क्या बनाएंगे बच्चों? पाई माइनस अल्फा एंगल बनाएंगे। तो इसलिए हमें क्या होता है कि एक जो लाइन होती है उसके हमें क्या मिलते हैं? सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। और वो क्या होते हैं देख लीजिए, क्या होंगे? पहला कॉस अल्फा एल, कॉस बीटा एम, कॉस गामा एन। अब यही एंगल आपके क्या हो जाए? रिवर्स में आ जाए, आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा? कॉस पाई माइनस अल्फा, ये क्या है? माइनस के एल, कॉस पाई माइनस बीटा, क्या है? माइनस के एम, और ये आपका कॉस पाई माइनस गामा, तो ये मिलेगा आपके एल। तो इस तरीके से बच्चों हमको सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन मिल जाती है। आज बात समझ में के लिए तो हम अगर उनको लिखना चाहेंगे तो किस तरीके से लिखते हैं सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन को? प्लस माइनस एल कॉमा प्लस माइनस एम कॉमा प्लस माइनस एन, ठीक है। ये हमारे सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन हो गए, ठीक है, सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो नोट कीजिए इतना। तो बच्चों बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो दिक् अनुपात। 3 नंबर which are proportional to the direction cosine of a line are called the direction ratio of the line. It is denoted by ABC. It is denoted by ABC, ठीक है। तो ये आपके 3 नंबर्स होते हैं जो आपके समानुपातिक होते हैं किसके? आपके डायरेक्शन कोसाइन के, ठीक है। अगर हम इन नंबर्स का और डायरेक्शन कोसाइन का अगर अनुपात निकालें तो वो एक नंबर जो है कांस्टेंट नंबर देगा। आज बात समझने के लिए, और इनको हम जनरली स्मॉल ABC से डिनोट करते हैं। और दूसरे नंबर बात बच्चों के ये है कि किसी बुक्स में डायरेक्शन रेशियोज को सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन नंबर्स ही बताया गया है, यानी आपके दिक्
संख्याएं बताया गया है। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ये थे आपके डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बारे में इंट्रोडक्शन, यानी थोड़ा सा बताया गया था। अभी हम आगे चले। तो बच्चों हम बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। यानी कहने का मतलब है कि एक लाइन के अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं तो आप डायरेक्शन कोसाइन किस तरीके से फाइंड करोगे, अगर डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं तो डायरेक्शन रेशियोज किस तरीके से फाइंड करोगे। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? तो मान लीजिए लेट ए बी एंड सी आर डायरेक्शन, ठीक है, एंड L M N are direction cosine। ठीक है, ABC आपके डायरेक्शन रेशियो है और LMN आपके डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक, तो अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक बात बताई थी। क्या बताई थी? कि जो हमारे डायरेक्शन कोसाइन जो डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन के समानुपातिक होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि L अपॉन A का रेशियो निकालें, M अपॉन B का और N अपॉन C का, अगर हम इन तीनों का रेशियो फाइंड करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। क्या मिलती है? कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी अभी हमने पढ़ा था कि डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं आपके डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं, तो हमने उसी चीज का यूज किया। तो L अपॉन A इज इक्वल टू M अपॉन B इज इक्वल टू N अपॉन C इज इक्वल टू K। इज इट क्लियर? अब बच्चों हम यहाँ से क्या करें कि L इज इक्वल टू A के एंड M इज इक्वल टू B के एंड N इज इक्वल टू C के। ठीक है, आएगा समझ में कि नहीं आएगा? ठीक है, तो देखिए बच्चों हमने एक चीज पहले पढ़ रखी है इसमें कि हमारे डायरेक्शन कोसाइंस में रिलेशन क्या होता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। L M N की वैल्यू यहाँ पर कीजिए, A स्क्वायर K स्क्वायर प्लस B स्क्वायर K स्क्वायर प्लस C स्क्वायर K स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर है? K स्क्वायर कॉमन लिया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 1। तो K स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब क्या आएगा? K इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C। अगर हम यहाँ से LMN की वैल्यू फाइंड करें, ये वैल्यू हम यहाँ पर करें तो L इक्वल टू क्या आएगा? प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M इज इक्वल टू प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और N इज इक्वल टू प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C। क्लियर है आपको यहाँ से? ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हम इन फॉर्मूलों की सहायता से, ये जो आपको ये फॉर्मूले मिले हैं, इन फॉर्मूलों की सहायता से हम डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो बच्चों इन फॉर्मूलों की सहायता से, यानी जो L बराबर प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, M बराबर प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और N इज इक्वल टू प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर दिए हुए हैं। इनकी सहायता से हम डायरेक्शन कोसाइन इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर डायरेक्शन कोसाइन दिए तो हम डायरेक्शन रेशियोज भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं कि अभी अभी हमने बात करी थी कि एक वेक्टर के सिर्फ और सिर्फ 3 डायरेक्शन कोसाइन होते हैं और एक लाइन के, यानी कि हमारे एक लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, एक लाइन के सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो देखिए हम यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं कि हमें एल की वैल्यू एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ऐसे एम की वैल्यू एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और ऐसे एन की वैल्यू एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इस तरीके से सेट भी बना सकते हैं, एल एम एन और माइनस एम एल माइनस एम माइनस एन। तो ये हमारे सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन हो गए, ठीक है। और बच्चों अब बात करते हैं हम कि एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं इनफाइनाइट? क्योंकि देखिए ये जो एबीसी जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम डबल भी ले सकते हैं, ट्रिपल भी ले सकते हैं, 4 गुना भी ले सकते हैं, 5 गुना भी ले सकते हैं। तो जैसे जैसे हम इनकी वैल्यूज को बदलते चले जाएंगे आपका रेशियो निकलता चला जाएगा। तो लेकिन जो रेशियो निकल के आएगा वो तो कॉमन ही निकल के आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू ही निकल के आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एबीसी की जैसे जैसे वैल्यू बदलते चले जाएंगे वैसे वैसे आपके डायरेक्शन रेशियो चेंज होते चले जाएंगे। तो हम इसके इनफाइनाइटली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, रेखा के दिक् कोसाइनों में संबंध। तो ये हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्या था हमारा? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी हमारा ये एक रिलेशन था किसमें? डायरेक्शन कोसाइन में, ठीक है। तो इसको हमें ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, इसका केवल सिर्फ हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए तो हम इजीली कर सकते हैं, ठीक। तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात ज्ञात करना। यानी आपके 2 पॉइंट दिए हुए हैं, लेट्स से P एंड Q, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1 एंड इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, z, ठीक है। तो हमें इसके ये जो लाइन है आपकी 2 पॉइंटों से होकर जा रही है, गुजर रही है, इसके हमें डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो फाइंड करनी है, ठीक। तो देखिए क्या करते हैं हम, हमारा ये एक्स वाई जेड प्लेन है, 3D प्लेन है, एक्स वाई एंड जेड, ठीक। और मान लीजिए आपका ये जो पी क्यू पॉइंट है आपके, ये है आपके पी क्यू पॉइंट, ये आपका पी एंड ये आपका क्यू, ठीक। अब क्या करेंगे बच्चों, पी एंड क्यू के परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन में, ध्यान से सुनना कि P और Q से परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन में हम 2 लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइक दिस, ठीक है। ये हमने इसको R दिया नाम, इसको S ये मिला, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? थ्री वाली ठीक है, निशानी चाहिए, इसलिए हमने इसको इस तरीके से ड्रॉ किया, ठीक। अब क्या करते हैं, P और Q से हमने एक्स वाई प्लेन में 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक। अब P से भी हम QS पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और पॉइंट का नाम देते हैं, आइए समझ में के लिए, ठीक है। और इसके पॉइंट है बच्चों आपके x1, y1, z1 और इसके पॉइंट है x2, y2 एंड z। इज इट क्लियर? अब देखिए ये आपका एंगल, ये वाला आपका एंगल गामा है, कौन सा है? गामा। अगर हम यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ देखते हैं तो ये आपका ये भी गामा होगा, क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूं
कि मुझे कॉस गामा की वैल्यू फाइंड करके बताइए। किसकी? कॉस गामा की वैल्यू फाइंड करके बताइए। तो आप क्या करोगे? आप करोगे सर कॉस, पहले तो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को एक साइड में अलग बना लेंगे। ये ट्राइंगल आपका किस तरीके से बन गया, ठीक, ये सेम वे में आपका इस तरीके से, ये होगा गामा, ये पी, ये क्यू और ये एन, ठीक। अब हमें कॉस गामा चाहिए जो, तो कॉस गामा इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू एन, यानी आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्यू एन अपॉन पी क्यू, क्यू एन अपॉन पी क्यू। तो ये आपकी क्यू एन है, ये हमारा बेस है। देख लीजिए ये आपका एंगल इधर है, तो इसके एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर हाइट होती है, और ये जो 90 का एंगल क्रिएट होता है वो उसके सामने जो साइड होती है वो आपका हाइपोटेनियस होता है, और जो तीसरी साइड बची वो हमारा बेस होता है। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी आधार बटे कर्ण होता है। तो कॉस गामा इज इक्वल टू क्यू एन। अब बच्चों हम क्यू एन के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए ये इसके परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इस क्यू एन डिस्टेंस की बात करें तो अगर देखें तो इसका पॉइंट भी हमारा क्या निकल के आएगा Z1, और यहाँ क्या होगा Z2। अगर हम इसकी डिस्टेंस बात करेंगे तो Z2 में से Z1, यानी अगर हम इस प्लेन पे बात करें, यहाँ पर देखिए इस जगह पर ये हमारा Z1 है और ये हमारा Z2 है। अब क्लियर हो रहा है, ये हमारा Z1 और ये Z2 है। अगर हमें इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए, इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए तो क्या करेंगे हम, Z2 में से Z1 माइनस करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे क्यू को Z2 माइनस Z1 एंड वी वांट टू PQ, ये PQ डिस्टेंस चाहिए हमें। तो PQ डिस्टेंस को क्या करते हैं, हमने 12th क्लास में चैप्टर में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पढ़ा था। क्या था हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स में? अगर हम PQ के बारे में बात करें तो PQ आपका निकल के आएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इसे क्लियर? ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम PQ की वैल्यू जब देखेंगे तो ये निकल के आएगी आपकी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये cos गामा की वैल्यू निकल के आएगी। m सॉरी ये हमारा n निकल के आया है, ये हमारा n निकल के आया है, ठीक है। n तो हमारा cos अल्फा हमारा निकल के आएगा, ये हमारा m, तो ये होगा cos बीटा इज इक्वल टू क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। m और n आपके निकल चुके हैं। l को हम इधर देखते हैं बच्चों, l इज इक्वल टू क्या होगा आपका cos अल्फा, क्या आएगा x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों ये थी हमारे डायरेक्शन कोसाइन। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज के बारे में। तो जो अगर हम डायरेक्शन रेशियोज देखें, हम इधर निकाल देते हैं डायरेक्शन रेशियो, तो यहाँ पर बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज के बारे में। तो अगर हम इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना चाहेंगे तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा बच्चों, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। और हम इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2, ठीक है।
तो ये थे हमारे डायरेक्शन रेशियोज। अभी हमने बात करी थी शुरू में कि एक लाइन पर, एक लाइन के यानी एक आपकी लाइन है वो 3D प्लेन में दी हुई है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइन बताए थे कि सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, 2 सेट्स होते हैं, LMN और -LMN। लेकिन हमने डायरेक्शन रेशियोज के बारे में बात करी थी कि ये इनफाइनाइट होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट सेट्स होते हैं इनके। कैसे बात करते हैं कि इनफाइनाइट कैसे हो सकते हैं? देखिए ये हमारी लाइन है, ठीक है। अभी हमने क्या बताया कि डायरेक्शन रेशियो जो है आपका जस्ट डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, ठीक है। ये आपका एक 2 नंबर से उनका डिफरेंस के बारे में ही है कि अगर उनका डिफरेंस निकालते हैं तो वही हमारा डायरेक्शन रेशियो निकल के आएंगे। तो वो नंबर तो बच्चों इस लाइन पर कहीं भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, इनके डायरेक्शन कोसाइन निकालो, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, इनके निकालो, इनके निकालो, इनके निकालो। तो इस तरीके से हमारे पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है कि हम इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? फाइनली फिर मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि एक लाइन के सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, ठीक, और एक लाइन के इनफाइनाइट सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, तो इतना आप नोट कीजिए। अभी हम बात करेंगे एक डायरेक्टेड लाइन के डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज के बारे में। तो चलिए इतना नोट कीजिए। तो बच्चों हम बात करते हैं कि आपकी एक PQ एक डायरेक्टेड लाइन है, वेक्टर A I कैप प्लस B J कैप प्लस E K कैप, ठीक। अब जो बात करते हैं कि इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, तो जो I J K के कोफिशिएंट हैं वही डायरेक्शन रेशियो होंगे आपके। कब? जब हमारे पास एक डायरेक्टेड यानी एक वेक्टर दिया हुआ है, तब हम अगर उसके डायरेक्शन रेशियो फाइंड करें तो जो I J के कोफिशिएंट होते हैं वही हमारे क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियो होते हैं, ठीक। तो डायरेक्शन रेशियो क्या रखेंगे हम? A, B, C। अब हम बात करते हैं बच्चों के डायरेक्शन रेशियो के बारे में। बाद में हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे एक डायरेक्टेड लाइन यानी एक वेक्टर के? तो किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले हम उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। तो यूनिट वेक्टर किस तरीके से आएगा? वेक्टर PQ अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर PQ, ठीक है। अगर हम मॉडुलस ऑफ PQ के बारे में बात करें तो मॉडुलस ऑफ PQ क्या निकल के आएगा? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब वेक्टर PQ का यूनिट वेक्टर क्या है? अब देखिए वेक्टर PQ आपकी वैल्यू मेरी AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक। अब इनको सेपरेट कीजिए बच्चों। तो A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आई कैप प्लस B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर J कैप प्लस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर K कैप, ठीक है। तो ये जो आपके अब I J K के जो कोफिशिएंट है I का ये हमारा L M L हो गया, और ये हमारा M और ये आपका M, यानी यही हमारे क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। आई बात समझ में? तो एक बात दोबारा से समझ लीजिए। अगर आपके सामने कोई डायरेक्टेड लाइन यानी कोई वेक्टर दिया हुआ है तो वेक्टर फॉर्मेट में जो दिया हुआ है जस्ट I J K के कोफिशिएंट ही आपके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। और अगर हम उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, तो यूनिट वेक्टर के जो I J K के कोफिशिएंट हैं वो हमारा डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, ठीक है। तो बच्चों बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस यानी x y z अक्षों की दिक् कोसाइन। यानी हमारे 3 अक्ष होते हैं 3D प्लेन में, x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, ठीक है। x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष होते हैं। तो ये आपका देखिए ये 3D प्लेन है, एक 3D प्लेन है। तो बात करते हैं ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, और ये आपका कोऑर्डिनेट ओरिजिन दिया हुआ है।
इतना आपको पता होगा कि तीनों जो एक्सिस होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी ये अपने आप में एक दूसरे के साथ में 90 का एंगल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन के लिए। तो जब हम एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन के लिए बात करेंगे तो एक्स एक्सिस अपने साथ कितने का एंगल बनाएगा बताइए। एक्स एक्सिस अपने साथ एक्स अक्ष के लिए बात करते हैं तो एक्स एक्सिस अपने साथ जो एंगल बनाएगा वो बनेगा 0 डिग्री। कितने का बनेगा? 0 डिग्री। एक्स एक्सिस वाई के साथ में जो बीटा कोण एंगल बनाएगा वो कितने का बनेगा? 90 का। और एक्स एक्सिस जब जेड अक्ष के साथ में एंगल बनाएगा यानी वो गामा, वो कितने का बनेगा? 90। इस तरीके से अगर हम एलएमएन की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो L = cos अल्फा होता है जो, तो क्या आएगा? cos 0 = 1, M = cos बीटा cos 90 = 0 और आपका N = cos गामा cos 90 = 0। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इस पे कैंसिल उसका हुआ है तो बच्चों अगर हम इस तरीके से बात करें तो ये हमारे जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन है क्या आएंगे? 1, 0, 0। ठीक है, और सिमिलर वे में सिमिलरली अगर हम वाई एक्सिस के देखें तो क्या निकल के आएंगे? 0, 1, 0। और जेड एक्सिस के जेड एक्सिस के क्या आएंगे? 0, 0, 1। तो ये थे हमारे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये क्या थे हमारे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इतना नोट कीजिए बच्चों। तो बच्चों हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनिटी की, यानी आपके 3 पॉइंट दिए हुए हैं ए, बी एंड सी। ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1। इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, z2 और इसके कोऑर्डिनेट है जो x3, y3, z2। तो बात करते हैं बच्चों इनकी कोऑर्डिनेटी के लिए। तो इनकी कोऑर्डिनेटी के लिए क्या करते हैं हम कि हम AB जो लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। ठीक, लाइन AB के डायरेक्शन क्या निकलेंगे बच्चों? A1 x2 - x1, B1 y2 - y1 and z2 और C1 z2 - z1। अब हम BC के लाइन BC के डायरेक्शन रेशियो BC के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो क्या निकलेंगे? A2 = x3 - x2 और B2 = y3 - y2 एंड C2 = z3 - z2। ये हमारे दो लाइनों के डायरेक्शन रेशियो निकले। ठीक है, अब मैं आपको दो चीजें बता दूं सबसे पहले कि अगर हमारी दो लाइनों के डायरेक्शन रेशियो हमें पता है, ठीक, तो उनकी हमें पैरेलल यानी समांतर देखना है। तो क्या हुआ? उनके जो डायरेक्शन रेशियो का प्रोपोर्शनल है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या आएगा? एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, क्या निकल के आएगा? उनका एक कांस्टेंट वैल्यू। और अगर वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो इस फॉर्मेट में आएंगे: a1.a2 + b1.b2
प्लस C1 डॉट C2 इज इक्वल टू 0, यानी L1 और L2 को पैरेलल बताएंगे इस कंडीशन में, और L1 और L2 को हम इस कंडीशन में परपेंडिकुलर बताएंगे। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर बच्चों ये हमने डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए, अगर ये आपके डायरेक्शन रेशियो के अनुपात निकालते हैं, यानी रेशियो निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो के अनुपात या रेशियो निकालते हैं, तो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 ये प्रोपोर्शनल आने चाहिए। क्या आने चाहिए? प्रोपोर्शनल आने चाहिए। और ये प्रोपोर्शनल आ जाते हैं तो ये दोनों जो लाइन है AB और BC पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बच्चों? पैरेलल हो जाएंगी। लेकिन बट यहाँ पर एक चीज और है, क्या है कि ये दोनों लाइन पैरेलल तो हो रही है, लेकिन अगर इन दोनों लाइनों में एक पॉइंट कॉमन है, एक पॉइंट कॉमन है, यानी इसमें B पॉइंट कॉमन है, जब हमारी दो लाइनें पैरेलल हो जाए और उनमें एक पॉइंट हमें कॉमन दिख जाए, बट पॉइंट B इज कॉमन, पॉइंट B इज कॉमन, तो ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी? हमारी कोलिनियर हो जाएंगी, यानी एक सीधी लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक सीधी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, एक ही लाइन डिनोट करेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? कोलिनियरिटी। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये तीनों बिंदु क्या होंगे? हमारे कोलिनियर हो जाएंगे, बट B पॉइंट इज कॉमन, सो AB एंड B विल बी कोलिनियर। यानी AB और BC जो लाइन है वो एक ही लाइन बन जाएगी इस तरीके से, ये A, ये A अल्फा, और ये B और ये C। तो एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों इसको, कि जब हमें 3 पॉइंट दिए हुए हों तो हम उनके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे, और उनके डायरेक्शन रेशियोज अगर हमारे प्रोपोर्शनल हैं, उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हैं, तो वो दोनों लाइनें जो होंगी आपकी पैरेलल होंगी। क्या होंगी? पैरेलल होंगी। और उनमें पैरेलल होने के साथ आपका एक पॉइंट कॉमन है, तो वो जो पैरेलल लाइंस हैं वो कोलिनियर हो जाएंगी, यानी एक ही स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा प्रदर्शित करेंगे, एक सीधी लाइन बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम बच्चों आज हम एक्सरसाइज 11.1 सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज आपकी 11.1। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90, 135 and 45 with the x and y and z axis respectively, find its direction। यानी ये क्वेश्चन है आपका कि आपकी एक लाइन है, क्या है? एक लाइन है 3D में, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, और ये आपकी एक लाइन है OP, और ये जो एंगल क्रिएट कर रही है, बना रही है बच्चों, x एक्सिस के साथ में आपका 90 का एंगल है, कितने का? 90, एंड y एक्सिस के साथ आपका 135 का एंगल है डिग्री का, और z एक्सिस के साथ में आपका 45 का। ठीक है, तो आपसे ये पूछे गए हैं कि हमें बताइए कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। ठीक, तो ये बच्चों अल्फा होता है, ये बीटा होता है, और ये गामा। तो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो यानी कॉस 90 इज इक्वल टू क्या है? 0। M इज इक्वल टू कॉस बीटा, और कॉस बीटा की वैल्यू जो 135, और इसकी वैल्यू आएगी जो -1/√2। ठीक है, एंड n इज इक्वल टू जो आपका कॉस गामा, और कॉस गामा की वैल्यू आपकी 45, और इसका आएगा वैल्यू 1/√2। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया बच्चों। तो इसका आंसर चेक करते हैं। तो आंसर है आपका
तो बच्चों आपका आंसर जी बच्चों बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी सेम क्वेश्चन है आपका, अगर हम इसी में थोड़ा सा चेंजिंग करें तो हम इनको जो अल्फा दिया हुआ है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल है और जेड एक्सिस के साथ आपका गामा एंगल, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 डाल देते हैं इस पर, ठीक। और उसने दिया क्या है कि आपके ये तीनों जो एंगल है वो इक्वल है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ठीक। तो अब देखिए कि आपसे पूछे गए हैं कि डायरेक्शन कोसाइन बताइए, ठीक। तो ये डायरेक्शन कोसाइन बताइए, तो हम क्या लिखेंगे? cos अल्फा बराबर तो l बराबर cos अल्फा तो ठीक है, m बराबर cos बीटा, यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं? cos अल्फा, और यहाँ पर हम cos अल्फा अगेन लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो l m n की जो वैल्यू आएगी बच्चों क्या आएगी? cos अल्फा cos बीटा cos गामा। समझ में आ गई होगी। और एलिमेंट यानी आपके डायरेक्शन कोसाइन के बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है? तो क्या था? l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम एलिमेंट की वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, तो ये क्या आएगा? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। इनको सम करेंगे तो कितना आएगा? 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3 एंड cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो बच्चों ये सभी cos अल्फा के इक्वल है, तो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस क्या निकल के आएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? l इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3, m इज इक्वल टू आल्सो प्लस माइनस 1/3 एंड n इज इक्वल टू आल्सो प्लस माइनस 1/√3। क्योंकि ये सभी हमारे cos अल्फा cos अल्फा cos अल्फा एलिमेंट जो थे सभी cos अल्फा के इक्वल थे। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। तो देखिए आंसर चेक कर लेते हैं इसका। हाँ बच्चों बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ठीक। अच्छा नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिए गए बच्चों डायरेक्शन रेशियोज, यानी डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं। डायरेक्शन रेशियो मतलब a इक्वल टू -80 एंड b इक्वल टू +12 and c इक्वल टू -4। देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो आपसे डायरेक्शन कोसाइंस पूछे गए हैं, डायरेक्शन कोसाइंस पूछे गए हैं। तो कल जब इंट्रोडक्शन पार्ट में डायरेक्शन कोसाइंस के लिए फॉर्मूला बताया था। अब ये लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है, क्या है? लाइन के बच्चों। तो l इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड m इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड n इज इक्वल टू प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो बच्चों देखिए आपको ABC की वैल्यू पता है, आप ABC की वैल्यू इसमें पुट कीजिए और आपको एलिमेंट यानी डायरेक्शन कोसाइंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को नोट कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सो दैट द पॉइंट्स 2, 3, 4 एंड -1, -2, -1 एंड 5, 8, 7 आर कोलिनियर। यानी आपके ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं बच्चों, A 2, 3, 4 एंड B -1, -2, एंड C 5, 8, 7। तो बच्चों हमें ये कोलिनियर प्रूफ करने हैं। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए
कई मेथड बताए थे आपको। सबसे पहले क्या बताया था कि हम ए बी की डिस्टेंस निकाल रहे हैं और बी सी की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, फिर सी ए की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो इनमें से दो का सम तीसरे के इक्वल आ जाए तो आपका क्या होगा, ये कोलिनियर हो जाएगी। ठीक है। दूसरा मेथड ये बताया था बच्चों कि वेक्टर ए बी निकालें, वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी निकाल लें, और अगर वेक्टर ए बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी सी आ जाए या वेक्टर बी सी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए बी आ जाए तो ये आपके पैरेलल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन इनमें एक पॉइंट कॉमन है। कौन सा पॉइंट कॉमन है, वेक्टर यानी पॉइंट बी कॉमन है। क्या पॉइंट बी कॉमन है, तो ये जब कॉमन पॉइंट बन जाएगा तो एक पैरेलल ना होकर एक स्ट्रेट यानी एक सीधी रेखा में आ जाएंगे। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। और तीसरा आपको बताया था मेथड कि हम डायरेक्शन रेशियो फाइंड करके देख लेते हैं। अगर इनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल आ जाते हैं, यानी लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियो और लाइन बी सी के डायरेक्शन रेशियो अगर प्रोपोर्शनल आ जाते हैं तो हम इनको बोलते हैं कि ये दोनों लाइन जो है आपकी पैरेलल है। लेकिन इनमें भी एक पॉइंट कॉमन है, सी पॉइंट कॉमन है। तो सी पॉइंट कॉमन होने के कारण हम इन तीनों पॉइंटों को कोलिनियर लिख देंगे, यानी संरेख लिख देंगे। ठीक है, आई बात समझ में के लिए आई। तो चलिए हम डायरेक्शन रेशियो से ही निकालते हैं। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, लाइन ए बी, तो ए वन इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 -2 इज इक्वल टू -3, और बी वन इज इक्वल टू क्या आएगा, -2 -3 इज इक्वल टू -5, एंड C1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 -4 इज इक्वल टू -3। एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC, लाइन BC क्या आएगा तो A2 इज इक्वल टू 5, ये प्लस बन जाएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 6, और B2 इज इक्वल टू कितना आएगा तो 8 माइनस प्लस बन जाएगा 10, एंड C2 इज इक्वल टू 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 आएगा। ठीक है, अब इन जो डायरेक्शन रेशियोज हैं इनका रेशियो फाइंड करते हैं, यानी हम A1 अपॉन A2 फाइंड करते हैं। तो A1 अपॉन A2 -3 अपॉन 6, ठीक है, -1/2, एंड B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, B1 की वैल्यू आपकी -5 है एंड B2 की वैल्यू आपकी 10 है, तो -1/2। ठीक है, एंड C1 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू -3 अपॉन 6 इज इक्वल टू -1/2। तो देखिए आपके ये जो हमने डायरेक्शन रेशियो निकाले थे उनका भी रेशियो फाइंड किया, तो ये सभी का डायरेक्शन रेशियो सेम निकल के आ रहा है, यानी ये सभी प्रोपोर्शनल है। यानी हम क्या कर सकते हैं कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड C1 इज इक्वल टू C2 इज ए कांस्टेंट वैल्यू, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू मिल के आ रही है। तो हम क्या करेंगे, लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन BC, बट तो यहाँ पे बट इसलिए लेकिन क्या इन दोनों में BC पॉइंट कॉमन दिख रहा है ना, बट पॉइंट B इज कॉमन, सो द लाइन AB and BC will be collinear, यानी संरेख होगी। आई बात समझ में। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, तो नोट कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 3,5 -4 and -1,2 and -5 -2। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों कि आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसकी 3 वर्टेक्स हैं, ए के क्या कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3, 5, -4, एंड बी के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 1, 2, एंड सी के क्या कोऑर्डिनेट है -1, -5, -2। ठीक है, तो बच्चों हमें
तो बच्चों हमें ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी वर्टेक्स दी हुई है, इनकी साइड्स के हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। क्या निकालने हैं? डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने से पहले हमें डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने पड़ेंगे, फिर हम इसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर पाएंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो पहले हम ए बी के डायरेक्शन रेशियो फाइंड करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं ए बी के। तो क्या निकलेंगे बच्चों? E1 बराबर, देखिए -1 में से -3 करेंगे तो क्या आएगा? -4। B1 बराबर 1 में से 5 माइनस करो, -4। एंड C1 बराबर 2 में से -4 करेंगे तो ये +4 हो जाएंगे, तो ये आएंगे 6। तो ये आ गया हमारे डायरेक्शन रेशियो। जब डायरेक्शन रेशियोज आ गए तो हम डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे ए बी के। तो यहाँ लिखते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी। तो क्या होता है बच्चों? L इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस ए की जगह हमने कर लिया A1, तो ये आएगा आपका -4। चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं पहले, ठीक है? फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? L इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब चूंकि हमने A1 B1 C1 लिए हैं तो हम यहाँ A1 B1 और C1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं प्लस माइनस A1, तो -4 अपॉन अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना आएगा बच्चों? 4 × 16 16 32 32 और 36 कितने हुए? 32 और 36 68 कितने हुए? 68। तो ये आएगा बच्चों प्लस माइनस -4 अपॉन 68। अब 68 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा आपका प्लस माइनस -4 2 रूट 17। 2 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ तो प्लस माइनस -2 अपॉन रूट 17। एक बात आपको बता दूं कि अभी हमने यहाँ पर प्लस माइनस के साइन दिए हुए हैं, यहाँ पर भी प्लस माइनस के साइन दिए हुए हैं, लेकिन अगर हम इन कोऑर्डिनेट्स को देखें तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं प्लस माइनस माइनस प्लस या जो साइन दिए हुए हैं इनके अकॉर्डिंगली इनकी एक डायरेक्शन यानी एक पोजीशन, इनकी स्थिति पोजीशन आपकी एक निश्चित कर दी गई है। अब पोजीशन निश्चित कर दी गई है तो हम प्लस माइनस ना लेके सिर्फ और सिर्फ हम प्लस प्लस ही लेते हैं। कितना लेंगे? प्लस प्लस ही लेंगे। तो ये आपके आंसर आएंगे माइनस के 2/√70। ठीक है, अभी हमने बच्चों क्या निकाला? L। अब हम M निकालते हैं। M बराबर क्या आएगा? B2 अपॉन अंडर रूट, सॉरी यहाँ आएगा B1 A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। तो देखिए बच्चों मैं इसकी वैल्यू बार बार तो नहीं निकालूंगा क्योंकि मैं इसकी वैल्यू √68 निकाल चुका हूँ, और आपके B1 की वैल्यू है -4 अपॉन √68। इसको क्या लिख सकते हैं? -4/2√67, और यह आएगा -2/√17। n इज इक्वल टू आएगा बच्चों C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। तो C1 की वैल्यू कितनी है? 6/√68, इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, तो ये आएगा 6/2√17 यानी 3/√17। यानी डायरेक्शन
कोसाइन ऑफ ए बी आपने क्या निकल के आए बच्चों, -2/√17 -2/√17 एंड 3/√17। ठीक है, इसी तरीके से हम BC के निकालेंगे। तो BC के निकालने के लिए पहले हमें डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने पड़ेंगे, फिर डायरेक्शन रेशियो। ठीक, तो निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन या साइड कुछ भी बोलो ऑफ BC। ठीक, तो बच्चों इसके हम A2 से लेते हैं, A2 -5 + 1 इक्वल टू कितना आएगा, देखिए -5 और ये -1 पहले से तो प्लस बन जाएगा -4। B2 इक्वल टू -5 -1 करेंगे तो -5 -1 इक्वल टू -6 एंड C2 इक्वल टू -2 यानी यहाँ प्लस के 2 लेकिन -2 आएगा तो -2। अब हम √A2² प्लस B2² प्लस C2² की वैल्यू पहले ही फाइंड कर लेते हैं। तो कितनी निकल के आएगी बच्चों, √-4² प्लस -6² प्लस -4²। ठीक है, तो ये कितनी आई तो वही √68 आई। ठीक, कितनी आई √68। अब देखिए इसके हमने L1 और इस वाली लाइन के हम डायरेक्शन कोसाइन को L1 M1 और N1 से डिनोट कर लेते हैं। तो इसके निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे, L2 इक्वल टू -4/√68। क्लियर है, फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रहा हूं मैं। तो -4 इसको 2√17 और ये आएगा -2/√17। क्लियर है, और M2 इक्वल टू बच्चों कितना आएगा, -6/√68 और ये आएगा -6/2√17 और ये आएगा -3/√17। ठीक, और आपका N2 इक्वल टू कितना आएगा, √68 इज इक्वल टू आएगा 2/√17 कैंसिल आउट करेंगे इसको तो -2/√17। तो ये आपके लाइन BC के डायरेक्शन रेशियो दे रहे और लाइन BC के डायरेक्शन रेशियो को कोसाइन दिए रहे हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ BC। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों CA के, इधर डायरेक्शन रेशियो ऑफ CA। अब हम इसको लिखते हैं A3 से, तो 3 - 5 मतलब 5 बन जाएगा 8 और आपके B3 इक्वल टू आएगा तो 5 - 5 यानी 5 + 5 बन जाएगा इक्वल टू 10 और C3 आएगा आपका -4 -2 और ये -2 प्लस बन जाएगा तो -2। ठीक है, ये हमारे डायरेक्शन रेशियो निकल आए। अब हम डायरेक्शन कोसाइन ऑफ CA निकालेंगे। तो सबसे पहले हम √A3² प्लस B3² प्लस C3² ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम तो ये 68² प्लस 10² प्लस -2²। ठीक है, 64 प्लस 100 प्लस 4 तो ये आए 168। तो ये आएगा आपका 2/42। ठीक है, तो ये वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। तो अब देखते हैं हम इसके डायरेक्शन कोसाइन ऑफ CA यानी L3 इक्वल टू ये यानी 8/2√42 इक्वल टू 4/√42। ठीक है, और M3
3 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 रूट 42 इज इक्वल टू 5 अपॉन रूट 42, ठीक है। और n3 इज इक्वल टू -2 ओवर 2 अपॉन -2 रूट 42 इज इक्वल टू -7 अपॉन रूट 42। तो ये बच्चों आपके AB के डायरेक्शन को साइन ये रही -2 अपॉन रूट 70 -2 रूट अपॉन 70 और 3 अपॉन रूट 70 ये थी। और आपके BC के लाइन BC के डायरेक्शन को साइन आपके ये रही 1 2 3। और आपके डायरेक्शन रेशियो ऑफ CA यानी CA जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो के कोसाइन आपके ये 1 2 3। तो अब हम उसका आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों, ये हमारे सही है या गलत है। तो बच्चों ये आपके हमारे जो क्वेश्चन के आंसर निकल के आए हैं वो एकदम सही है, ठीक है। तो हमारे ये आंसर बिल्कुल राइट है, तो नोट कीजिए। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है 11.1, ठीक।